मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद से जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। माना जा रहा है जब तक होर्मुज नहीं खुलेगा, आवागमन सामान्य नहीं होगा, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे और समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। अब उसे खुलवाने को भारत और फ्रांस एक साथ आए हैं, तो क्या है अब इनकी स्ट्रेटजी और क्या ईरान मान जाएगा? आज इस पर बात करेंगे। और पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, इसका इंतजार बंगाल की जनता को भी है और बंगाल के नेताओं को भी। लेकिन बीजेपी नेता दिलीप घोष ने माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी वाली स्टाइल का वादा कर दिया है, जिसे लेकर अब टीएमसी हमलावर है। क्या कहा टीएमसी के नेताओं ने, ये भी बताएंगे आपको। और बिहार में नीतीश युग का अब अंत होने जा रहा है। डेडलाइन आ चुकी है, यानी तारीख तय हो गई है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अब नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। कितना मायने रखता है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ईरान ने पूरे इलाके में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना को अपने ठिकाने छोड़ने पड़े। अब तक कम से कम 13 से ज़्यादा ठिकाने ऐसे हैं जिन पर ईरान के हमले की वजह से भारी तबाही हुई है। इसके चलते अमेरिकी सैनिकों को अपनी सुरक्षित चौकियों को छोड़कर जाना पड़ा, होटलों और ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ा। इस जंग से दुनिया तो परेशान है ही, अब तो जंग समाप्त करने का रास्ता खोजा जाने लगा है। भारत और फ्रांस लगातार पिछले कुछ दिनों से ईरान के संपर्क में है। होर्मुज को फिलहाल ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान के जो मित्र देश हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान, इराक और रूस के लिए होर्मुज खुला हुआ है। लेकिन सिर्फ 5 देशों की सुविधा की बात नहीं है ये, कई और भी देश हैं जो होर्मुज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अब भारत और फ्रांस ने हाथ मिला लिया है। गुरुवार को G7 देशों के विदेश मंत्री पेरिस में मिले। इसमें G7 के सहयोगी देश के तौर पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। इस दौरान पश्चिम एशिया में संघर्ष को कम करने के लिए बातचीत के संभावित रास्तों को तलाशने को लेकर बातचीत हुई। G7 की बैठक से अलग भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जेन नोएल बैरो ने होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मिलकर काम करने पर बातचीत की। होर्मुज संकट के अलावा G7 सत्र में बोलते हुए एस जयशंकर ने युद्ध से होने वाले दुष्प्रभाव पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने ऊर्जा चुनौतियों पर, उर्वरक आपूर्ति पर और खाद्य सुरक्षा को लेकर ग्लोबल लेवल पर चिंता जाहिर की। यूएनएससी में सुधार लाने और शांति स्थापना पर उन्होंने जोर दिया। समाचार एजेंसी राइटर्स ने फ्रांसीसी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल निकोलस के हवाले से बताया कि उन्होंने हाल ही में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, भारत और जापान सहित विभिन्न नौसैनिक समकक्षों के साथ बातचीत की है, जिसका मकसद था पश्चिम एशिया के हालातों पर एक एनालिसिस साझा किया जा सके, कोई तो रास्ता निकले और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान हो सके, क्योंकि समुद्र से जुड़ी सीमाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जयशंकर और नोएल बैरोट ने इस बैठक में मध्य पूर्व की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मिलकर काम करने के मकसद से अपनी बात रखी, मजबूत कोऑर्डिनेशन जारी रखने पर सहमति जताई। आपको बता दें, भारत और फ्रांस लगातार पिछले कई दिनों से ईरान के संपर्क में हैं और ईरान के विदेश मंत्री और अरागची ने कहा है कि ईरान के जो मित्र देश हैं उनके लिए होर्मुज खोल दिया गया है। लेकिन फ्रांस के साथ बैठक के बाद अब कोई रास्ता निकलेगा, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। और इधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी नेता दिलीप घोष का एक ऐसा बयान आया है जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। टीएमसी ने बीजेपी पर खुले तौर पर कानून से हटकर हिंसा फैलाने का आरोप लगा दिया। वहीं दिलीप घोष आलोचना से बेपरवाह, अपनी बेबाक और आक्रामक राजनीति की जो शैली है उनकी, उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो उन्होंने दावा किया है कि लंबे समय से खड़गपुर में गुंडों और माफियाओं से लड़ते आ रहे हैं वो, और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। इधर मेदिनीपुर में शुक्रवार को रैली के हिसाब से हॉट प्लेस बना हुआ है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी की रैलियां। सुबह विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के टेंगुआ से जानकीनाथ मंदिर तक मार्च और जुलूस निकाला उन्होंने, और दोपहर में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी कोलाघाट में उन्होंने सभा की।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोई भी रैली नहीं की। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को 3 हिस्सों में रैलियां की हैं उन्होंने, और मंत्री बीरबाहा हंसदार के साथ बिनपुर में कैंपेन भी किया, और इसके बाद वो ईस्ट मिदनापुर जिले के पश्चिम पाचकुरा में पहुंचे। तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर उनका एक पब्लिक मीटिंग प्रोग्राम था। इधर सीपीआईएम की बात करें तो एकमात्र सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। भट्टाचार्य ने बताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार ने नौकरी के अवसर पैदा करने के बजाय मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बांटकर, त्योहार के लिए फंड देकर पश्चिम बंगाल को कर्ज के जाल में ढकेल दिया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बसंती बाजार इलाके में हुई हालिया झड़प को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में 15 साल के शासन की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया है कि एक चुनावी रैली के दौरान कुछ लोग आए, उन्होंने उनकी पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की और झगड़ा किया। उनका कहना है कि रामनवमी के दौरान दंगा भड़काने की हिम्मत किस में है, सवाल पूछा उन्होंने। दिलीप घोष के बारे में बता दें, जो खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, सीएम ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। राज्य में ना तो अस्पताल हैं, ना स्कूल हैं, ना ही कोई सुरक्षा है। अब जनता विकास चाहती है, बंगाल में बदलाव चाहती है, और विकास सिर्फ बीजेपी दे सकती है। तो बीजेपी के बयान पर अब टीएमसी भी हमलावर है। उसने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कानून से हटकर खुले तौर पर हिंसा की धमकी दे रही है। इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही मुख्य मुकाबला है, और चुनाव के होते होते तक अब देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही चलते रहेंगे। और अब बिहार की बात करें अगर, तो बिहार में करीब 2 दशक बाद नीतीश युग लगभग अब समाप्ति की ओर जा रहा है। इसकी शुरुआत तो उनकी अपनी ही एक पोस्ट से हो गई थी। नीतीश कुमार ने 5 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट किया था और राज्यसभा में जाने की जानकारी साझा की थी। हालांकि चर्चा पहले ही शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार की पुष्टि के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। विपक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी इसका विरोध किया था। कई पार्टी के नेता ऐसे थे जो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए चुना था, राज्यसभा जाने के लिए नहीं। तो बड़े भावुक हो गए थे जेडीयू के सभी कार्यकर्ता और उनके समर्थक। सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार 30 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा देंगे। 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। 30 मार्च डेडलाइन रही और नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद की सदस्यता से अब इस्तीफा दे देंगे। 29 मार्च तक बिहार विधानसभा और परिषद की छुट्टी है। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई है कि वो राज्यसभा का सदस्य क्यों बनना चाहते हैं। एक बार हम लोग इस पर फिर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर आपसे साझा कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा क्या था। एक बार उसे फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। हालांकि लोगों ने इस वजह को महत्व ज़्यादा नहीं दिया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी की अध्यक्ष पद को लेकर के भी कयास शुरू हो गए थे। लोगों में चर्चा थी सीएम पद के साथ नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। हाल ही में स्थिति साफ हो गई। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन भरा, उसके बाद उनके खिलाफ कोई मैदान में उतरा ही नहीं, तो वो पद जस का तस उनके पास ही है, अभी भी है। और इससे नीतीश कुमार का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से तय हो गया कि उनकी कितनी इज्जत है बिहार में उनकी पार्टी में। तो नीतीश कुमार दिल्ली से ही बिहार में पार्टी की कमान संभालते रहेंगे। ये मानकर चलिए कि एक बड़े युग का अंत बिहार में होने जा रहा है। नीतीश युग का समाप्ति है और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार युग हमेशा याद किया जाता रहेगा। आगे जो भी सरकार आएंगी, आगे भी जिस तरह से काम किया जाता रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के काम की, उनके कार्यकाल की छाप ज़रूर देखने को मिलेगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।